बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले हम हाइपर कंजुगेशन को डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। सो द डिफिनीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज द delocalization of sigma electron of carbon hydrogen bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system, or to an atom with an unshared p orbital is called hyperconjugation. Hyperconjugation is also called no bond resonance। यहाँ पर हमने हाइपर कंजुगेशन की डिफिनीशन लिखी है कि द delocalization of sigma electron of carbon hydrogen bond of an alkyl group which is directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital is called hyperconjugation, और इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, और इसी तरह हमने पढ़ा है रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी। और कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी? कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है और इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसकी डीलोकलाइजेशन होगी, और वो अटैच किसके साथ होगा? अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच होगा। जब इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसकी डीलोकलाइजेशन होती है और वो अटैच एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ होता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। यानी वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्टली अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच है और वो डीलोकलाइजेशन करते हैं, तो फिर इस डीलोकलाइजेशन इफेक्ट को फिर हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल में कि इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन अल्कीन में होता है, अल्काइन में होता है
कार्बोकेटाइन में होता है, फ्री रेडिकल में भी होता है, फ्री रेडिकल में भी होता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स। कार्बोकेटाइन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बोकेटाइन। उसमें हम हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करते हैं। कार्बोकेटाइन, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ इथाइल कार्बोकेटाइन है, इथाइल कार्बोकेटाइन हमारे साथ क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन। यहां पर भी H है और यहां पर भी H। इसके साथ एक दूसरा कार्बन अटैच है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अब इसको हम इथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं क्योंकि इसके साथ एम्प्टी p ऑर्बिटल मौजूद है। अब इसमें हाइपर कंजुगेशन किस तरह होगा, हाइपर कंजुगेशन इसमें किस तरह होगा, ये हमारा सिस्टम है। इसके साथ जो कार्बन अटैच है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। ये पहला अल्फा हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन कहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को देता हूं, तो इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर हमारे साथ पॉसिबल है वो कुछ इस तरह का होगा, कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो गया, तो इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो दिस इज द फर्स्ट हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर ऑफ दिस इथाइल कार्बोकेटाइन। अब अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे साथ बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे साथ बनेगा H प्लस कार्बन, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से। तो दिस इज द सेकंड हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल कार्बोकेटाइन। अब अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे साथ बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये कार्बन और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन अपनी जगह पर, और ये हाइड्रोजन हवा में होगा, ये हाइड्रोजन हवा में होगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। So this is the third hyperconjugatable structure of ethyl carbocation। यहाँ पर 3 hyperconjugatable structure पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अब इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो खत्म, वो टूट चुका है और ये हाइड्रोजन हवा में है, तो इसी वजह से इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड भी नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन को हम डिस्कस करते हैं फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में। तो फर्ज करिए हमारे साथ एक फ्री रेडिकल मौजूद है, फ्री रेडिकल मौजूद है। अब इसमें हाइपर कंजुगेशन किस तरह होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो शेयरिंग होगी वो सेम होगी। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के साथ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ जाएगा। तो अब अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करता है तो ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लूड होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के साथ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे साथ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है।
तो दिस इज द फर्स्ट हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर हमारे साथ इस तरह पॉसिबल है, अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करता है तो इसके दरमियान जो बॉन्ड फ्लूइड होगा तो वो भी सेम टू सेम होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के साथ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ जाएगा, तो इस कार्बन एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखते हैं कि ये यहाँ पर इसके साथ और ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर ये बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल खत्म होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। और एक और स्ट्रक्चर भी हमारे साथ पॉसिबल है, अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं उतने ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे साथ टर्ची कार्बोकेटाइन होता है वो क्यों स्टेबल होता है। तो टर्ची कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ये क्या है, ये टर्ची कार्बोकेटाइन हमारे साथ मौजूद है। ये स्टेबल होता है फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये स्टेबल होता है फ्रॉम प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन से। तो अब ये स्टेबल क्यों होता है, ये स्टेबल इसलिए होता है कि यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, 9। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ पर 9 हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पर 6 हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है और यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हमने अभी कहा कि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो इसी वजह से जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, और इसी तरह जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर हम बात करें एल्काइन में तो H और यहाँ पर भी H, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब अगर यहाँ पर हमें हाइपर कंजुगेशन शो कराना हो तो किस तरह होगा। तो इस कार्बन हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो अगर ब्रेक होता है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर हमारे साथ इस तरह बनेगा, कार्बन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हवा में होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। जब ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है तो इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो एक स्ट्रक्चर को हमारे साथ ये पॉसिबल है। अब अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करता है, ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे साथ पॉसिबल हो सकता है कि हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हवा में होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसी तरह थर्ड स्ट्रक्चर भी हमारे साथ पॉसिबल हो सकता है अगर इस कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, तो एक और हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर भी हमारे साथ पॉसिबल हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल में भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन में भी हो सकता है, इसी तरह अल्कीन और अल्काइन में भी हो सकता है। हमने कहा कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है,
उतने ज्यादा उस मॉलिक्यूल की ज्यादा हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेबल स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो इसी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमने पढ़ा था कि टर्ची कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से और प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, और आज भी हमने पढ़ लिया कि टर्ची कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। तो एक रीजन इसका हाइपर कंजुगेशन भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कंजुगेशन। ओके, थैंक्स।